दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है द खबरी वाला में। और मैं सिद्धार्थ शुक्ला एक और वीडियो लेके आप सभी के सामने आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक महीने में जो हमारी वीडियो की फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में भी थोड़ा आजकल बिज़ी हूँ। आई नो इट्स लॉकडाउन, बट हाँ, दूसरी चीज़ें में मैं बिज़ी हूँ और जल्दी आप सबको बताऊँगा कि वो दूसरी चीज़ें कौन सी हैं। मगर उससे पहले मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि यार अब कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएंगी आज से रेगुलर बेसिस पे, और अब मेहनत होगी जम के हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे, हर करंट अफेयर पे, या फिर हर वो एजुकेशनल चीज़ या फिर सोशल इश्यूज़ पे आपको वीडियो में ला के दूंगा। हमारी टीम ला के देगी, और इसलिए तैयार हो जाएं, बैक टू बैक अब वीडियो आने जा रही है। और एक और चीज़ कि मैं डायरेक्ट मशीन की तरह यार मैं बिलीव नहीं करता कि आके मैं वीडियो बस सुनाता जाऊँ आपको जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जैसे अब गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर जी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आके बस बोलता चला जाऊँ, इसलिए मैं उसमें बिलीव नहीं करता। इसलिए सोचता हूँ हम सब एक परिवार हैं, तो आपको अपडेट्स भी देता रहूँ। मगर उससे पहले यार, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो यार वो जो लाल वाला बटन जो नीचे आ रहा है ना, उसको दबाइए। ये बहुत बातें हो गई, अब शुरुआत करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिक्स की ये दो महान शख्सियतें जिनकी डेथ को लगभग 65 से 70 साल हो गए हैं, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस देयर डेथ, अभी भी वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने रहते हैं हम सबकी लाइफ में। इसलिए आज उन पे बात होगी। तो एक तरफ गांधी जी अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1934 में उन्होंने पॉलिटिक्स से रिज़ाइन कर दिया था, एक्टिव पॉलिटिक्स से। वैसे तो कांग्रेस में वो बने रहे थे, जिसका सबूत हमें मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस जो कि 1938 और 39 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े थे, तो उस टाइम पे कैसे वो गांधी जी के खिलाफ आ गए थे कि नहीं, इनके विचारों से देश को नहीं मिलने वाली आज़ादी। और उसके बाद गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था 1939 में, मगर तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और फिर वो सब पॉलिटिक्स, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, सबकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इसी के साथ ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो है गांधी जी का, और एट लास्ट वो हमारे फादर ऑफ नेशन भी कहलाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ अंबेडकर, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, वो ओपोनेंट थे गांधी के। जो गांधी जी की विचारधाराएं थी उनके बहुत ज़्यादा, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत अपोजिट रहते थे गांधी जी के, और बहुत चीज़ों में वो डिफरेंस रखते थे गांधी जी की विचारों से, अलग अलग चीज़ों में, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद वो पहले लॉ मिनिस्टर भी बने, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा ही जाता है। मगर उसके बाद फिर बहुत लोग उनके अनुयायी भी हैं। 1936 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और जब उन्होंने रिज़ाइन किया लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से देश के, तो उन्होंने 2 इलेक्शन भी लड़े, जो दोनों वो हारे, और उनके बाद उनकी डेथ हो गई 1956 में। तो ये उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, छोटी मोटी उतार चढ़ाव के साथ, जो मैंने आपसे के सामने रख दी। इन दोनों में डिफरेंसेस थे, मगर एक सिमिलैरिटीज़ थी। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी। अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात की जाए, तो दोनों हार्डकोर पॉलिटिशियंस थे नहीं। ये नहीं कि पूरा टाइम सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं और अपनी चीज़ें देख रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, नहीं। ये सोशल रिफॉर्मर्स थे। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी। दोनों एक तरीके से बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने 4 से 5 टोटल न्यूज़पेपर्स अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने पब्लिश की थी। उसी के साथ ये लोग अनटचेबिलिटी के खिलाफ दोनों खुल करके लड़ते थे, अपनी अखबारों में लिखते थे, लेख लिखते थे बड़े बड़े। और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो पूना पैक्ट था, इससे पहले अंबेडकर जी गांधी जी को एक तरीके से उनके सत्याग्रह को फॉलो किया करते थे, उनके सत्याग्रह के एक मुरीद थे, जिसका हम एक एग्जाम्पल, जो महाद सत्याग्रह हुआ था 1927 में, उसमें अंबेडकर जी ने जो इसको लीड किया था पूरे महाद सत्याग्रह को, तो उसमें उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। तो इससे पता चलता है कि वो पहले गांधी के फ़ैन थे पूना पैक्ट से। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उससे पहले, मगर बाद में इनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसका हम जब BBC का एक इंटरव्यू देखते हैं अम्बेडकर जी का उनके आखिरी दिनों में, तो फिर वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं गांधी को कि हमें लगता है यार कितने बड़े दुश्मन हैं वो। और इसी का फ़ायदा उठा के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन दोनों को ऐसे लड़ाती हैं, और दोनों के विचारधाराओं को एक दूसरे से लोगों को बताती हैं कि कितने अलग हैं, हम इसके फॉलोअर हैं, हम इसके फॉलोअर हैं। उन दोनों के नाम पे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। तो ये चीज़ें इनके जीवनी में पूरी चलती आई, अगर देखा जाए एक दूर से इनकी जीवन को, तो इन दोनों। तो अब अगर इन दोनों के डिफरेंसेस को देखा जाए, जो जिसके लिए वीडियो बनी है बेसिकली,
तो दो तरीके के डिफरेंसेस थे। पहला तो इनकी सिविलाइजेशन की, मतलब कहाँ पर, गांव में या फिर शहर में, कहाँ पर ज़्यादा विकास होना चाहिए, किस सिविलाइजेशन को हम एक्सेप्ट करें आज का समाज। और दूसरा था इनका जो सबसे बड़ा था वो कास्ट सिस्टम पे इनके जो दो डिफरेंसेस खुल के सामने, और इन्होंने बहुत ही खुल करके एक दूसरे से उस पर डिबेट की, डिस्कशंस हुआ और बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हुई, पूना पैक्ट हुआ, सब कुछ हुआ। तो पहले तो पूना पैक्ट के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे बार बार पूना पैक्ट का नाम ले रहा है, पूना पैक्ट नहीं बता रहा है। तो यार इस पे तो एक वीडियो बन सकती है, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ पूना पैक्ट था क्या, और उसके आगे पीछे की कहानी कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। तो हुआ क्या था पूना पैक्ट में कि 1930 से पहले के टाइम में एक देश में बहस छिड़ गई थी कि जब मुसलमानों के लिए या फिर जो दूसरे धर्म के और भी लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं, यानी कि जो अगर ये सीट है और ये हमने रिजर्व कर दी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, तो सिर्फ यहाँ के मुसलमान ही उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं और किसी धर्म या जाति के लोग उसको वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ एक तरीके से इंडिया में चल रही थी। तो अंबेडकर जी और भी जो दलित लोगों के जो लीडर्स थे उन लोगों ने ये मांग उठाई कि हम लोग के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बड़े बड़े जो कास्ट के लोग हैं वही लोग हर जगह पर टॉप पे रहते हैं, वही लोग जो जितने भी पॉलिटिकल अगर जितनी भी चीज़ें बन रही थी उस टाइम, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने भी फॉर्म हो रहे थे उसके हेड वही लोग रहेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने मांग उठाई। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो कांग्रेस ने बोला कि ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी पहुंचे कांग्रेस की तरफ से, और अंबेडकर जी भी थे, अनटचेबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी जी ने बोला नहीं मैं ही करूंगा सारी रिप्रेजेंट। उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर बात हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट उठाया गया। अब गांधी जी वहाँ पर अड़ गए कि नहीं सारे हिंदू एक हैं, अगर ये चीज़ हो गई तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अब गांधी जी बेचारे परेशान थे, लेकिन ये सब चीज़ें अब ख़त्म हुई, सारी चीज़ें हुई, और गांधी जी ने बोल दिया था कि मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा अपने मरते दम तक। और उसके बाद सब लोग इंडिया आ गए वापस, सब ये सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद। फिर 16 अगस्त 1932 को जो रैमसे मैकडोनाल्ड था, वहाँ का ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके तहत में जो लोअर क्लास लोग थे और अनटचेबल थे उस टाइम पे जितने भी लोग, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा हो गई कि जो सीटें उनके लिए रिजर्व की जाएंगी उस पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं। गांधी जी को ये सूचना मिली तब वो यरवाड़ा जेल में थे। अब वो बोले कि ये तो गलत हो गया, अब तो ऐसे हिंदुत्व पूरा खतरे में आ जाएगा, हिंदुत्व बिखर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने सत्याग्रह अपना लिया, यानी कि मरते दम तक मैं अन्न का एक भी निवाला नहीं खाऊंगा। अब गांधी जी जो कि सबसे बड़े नेता थे एक तरीके से उस टाइम करे, जिनकी डिमांड स्टूडेंट में, यंगस्टर्स में, ओल्ड ग्रुप्स में, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो, फ्रंट कास्ट हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उन सब में उनकी डिमांड थी, उन सब में उनके फॉलोअर्स थे। जब उन्होंने सुना कि गांधी जी सत्याग्रह पे बैठ गए हैं तो एक बहुत ही तगड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ पूरे देश से, और अंबेडकर जी को आखिरी में एक तरीके से अगर हार बोलें, कई लोग बोलते हैं कि वो हार मान ली है, कई बोलते हैं कि उन्हें डर था कि कहीं कम्युनल राइट्स ना हो जाए अनटचेबल्स के खिलाफ। तो इसी के बाद उन्होंने 24 सितंबर 1932 को यरवाड़ा जेल में वो गांधी जी से मिले, और उसके बाद एक पैक्ट साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि चलो ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, मगर आखिरी में बात पहुंची कि वहाँ से रिजर्वेशन की स्टार्ट हुई कि 147 सीटें जो टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें 147 सीटें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए हम रिजर्व कर देते हैं, ताकि वहाँ सिर्फ शेड्यूल कास्ट लड़ेगा मगर वोट सब लोग देंगे। तो ये था पूना पैक्ट जो कि यरवाड़ा जेल में हुआ था, जो कि पूना में है। तो इस दिन के बाद से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो ज़मीन और आसमान में पहुंच गए, और वो चीज़ चलती गई जब तक गांधी जी की डेथ नहीं हुई, और उसके बाद फिर अंबेडकर जी की भी डेथ नहीं हो गई। तो अब बात आती है डिफरेंसेस की। तो हम वो सिविलाइजेशन और कास्ट सिस्टम, ये जो दो सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्हीं को लेकर के डिफरेंस इन दोनों में बताएंगे कि इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या थी। तो देखो सबसे पहले गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो बिलीव करते थे ग्राम स्वराज में, यानी कि जो भारत के गाँव हैं उन्हें लगता था कि वही उसकी आत्मा है भारत की हमारे, और वो चाहते थे कि जो भारत के गांव है वो आत्मनिर्भर बने एक तरीके से और खुद डेवलप करें। अब उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि कास्ट सिस्टम के लिए, वो पहली बात तो वर्ण सिस्टम, जो हमारा वर्ण प्रथा थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चार डिवाइड किया जाता था 4 कैटेगरी में, और उसमें भी सब डिविजन्स होते थे, उसके वो खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है इतने सालों से, लगभग 2-2.5 हज़ार सालों से, ये चलती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर एक बाप है, उसको कोई चीज़ हुनर आता है तो वो अपने बेटे को आसानी से दे सकता है वो हुनर,
तुरंत सिखा सकता है। मगर अगर वो कोई भी आदमी है, अगर वो ऐसे किसी और चीज़ में जाना चाहेगा या फिर अर्बनाइजेशन को वो फॉलो करेगा, यानी कि शहर में जा करके वो नौकरियां करेगा, तो उसको वो स्किल्स नहीं आएंगी और वो उतना तेज़ी से देश विकास नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से उनकी एक आइडियोलॉजी थी। उनका ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, मगर जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए हैं इस कास्ट सिस्टम की वजह से, वो सब चीज़ें दूर हुआ। उनका मानना था इक्वालिटी हो, मतलब सब लोगों को एक जैसा मानना चाहिए। इसके लिए हम प्यारा एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ राम राज्य। वो राम राज्य का उनका मतलब था सब लोग बराबर हों। पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद 1934 में, जब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से इस्तीफा लिया था एक तरीके से, तो उसमें उन्होंने 1933 में ही एक अखबार की शुरुआत की थी जिसका नाम हरिजन था। तो हरिजन में वो कंटिन्यूअसली लिखते गए और अपनी डेथ तक उन्होंने हरिजन में लिखा बैक टू बैक, सिर्फ और सिर्फ उनके राइट्स के लिए, जितने दलित थे और अलग अलग लोग थे। एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि वो जितने भी सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, जितने भी जो इंसान को ही इंसान से दूर कर देती थी, मतलब इंसान एक जानवर को प्यार करेगा लेकिन इंसान इंसान को टच नहीं करेगा, इंसान इंसान से प्यार नहीं करेगा। जैसे कि जो नॉन इंटरकास्ट मैरिज के लोग साथ में होते हैं कि नहीं हम अपने कास्ट में ही अपने लड़की या लड़के की शादी करेंगे, वैसे ही लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ हम अपनी कास्ट वालों के साथ ही खाएंगे, या फिर जो अपर कास्ट के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही खाना खाएंगे। तो इसके सख्त खिलाफ थे। वो बोलते थे एक दूसरे कास्ट में शादी करो, मगर हाँ वो वर्ण सिस्टम के साथ थे। तो अगर मैं कुल मिला के समराइज करूँ सिर्फ 2 लाइन्स में आप लोगों को, ये सब बोलने वाली लाइन नहीं, 2 लाइन्स में, जिसमें एक छोटी लाइन है, इसका मतलब हम इसे जो लोअर कास्ट लोगों से अगर इसे हम डिनोट करें, और जो एक बड़ी लाइन है जिसको हम अपर कास्ट लोगों से अगर डिनोट करें, तो उनका मानना था कि ये जो 2000 सालों से ये जो प्रथा चलती आई है कंटिन्यूसली, वो ऐसे नहीं चली जाएगी कि आपने रिवोल्ट कर दिया इनके खिलाफ या फिर आप इनसे अलग हो गए तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि अपर क्लास लोगों को ही वो समझाएं और वो जो बड़ी लाइन है उसको छोटी लाइन के बराबर पे करें। ये थी गांधी की पूरी सोच। तो अब बात हो गई महात्मा जी के बारे में, अब हम बात करेंगे बाबा साहेब के बारे में। तो अंबेडकर जो थे, अब एक चीज़ आप बताना, एक चीज़ मैं इनके बारे में बोलने से पहले आपको बता देता हूँ। गांधी जो थे, आप सबने एक किस्सा सुना होगा कि ट्रेन से उन्हें लात मार के निकाल दिया गया था ब्रिटिशर्स ने, कि तुम इंडियन हो, तुम भूरे हो, तुम ये हो वो हो करके लात मार के निकाल दिया गया। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, एक टाइप का वो स्लोगन हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में। इससे इन्फ्लुएंस होकर के गांधी जी का था कि हम इंडियंस भी बराबरी करेंगे और हम इनको देश से निकालेंगे। वैसे ही बाबा साहब ने भी तो बहुत सारी ऐसी प्रताड़नाएं सही होंगी बचपन में, जहां उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, जहां उन्हें अपने गांव में रह करके वो जो शिक्षा वो प्राप्त करते थे वहां पर 7 चेयर्स पे नहीं बैठते पाते थे वो अपने जब स्कूल में बैठते थे अपनी क्लासेस में, और भी ऐसी तरीके की अलग अलग चीज़ें वो सहा करते थे। तो जब गांधी एज अ इंडियन वो चीज़ सह रहे थे तो वो उनके खिलाफ गए। तो वैसे ही अंबेडकर जब एज अ लोअर कास्ट इस चीज़ को देख रहे थे, तो उनका भी जाहिर है, हर इंसान का जो एक आइडियोलॉजिकल बिलीफ बनता है वो अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें ही देख के बनता है। आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स पे भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ यार, बहुत दिनों से सच में मेरी ख्वाहिश है, वो मैं बनाऊंगा जल्दी। ऐसे होता है ना कि आप लोग को वीडियो बनाता रहूँ तो बैक टू बैक थॉट्स आते रहते हैं, इस पर भी तो वीडियो बनानी, इस पर भी तो 2-3 थॉट्स तो अभी आ गए मेरे मन में। तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं। तो उनका ये मानना था, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी भी कोई गलती नहीं थी कि हम अगर बोलें कि गांधी चाहते थे इंडिया का भला हो, कोई हिंदुत्व तो अलग ना हो, और वो तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, तो एक तरीके से उनकी भी गलती नहीं थी। वो भी अपनी पॉइंट पे सही थे कि हाँ अगर मुझे पानी नहीं पीने दिया गया, मुझे बैठने नहीं दिया गया, तो एक तरीके से उनकी भी क्या गलती है, वो भी तो अपने हक के लिए ही लड़ रहे थे ना, कि उनका भी जो समाज है, जो भी दलित समाज है या फिर जो भी अन्य समाज है, जो भी अछूत लोग हैं, उनको भी एक हक मिले इस सोसाइटी के अंदर, वो भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर पाएँ जो उनके बारे में सोचें और उनके बारे में कुछ बनाएं, एक लॉज बनाएं, कानून बनाएं, अलग अलग चीज़ें उनके बारे में करें। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब ये एक मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता था। तो इसके बाद हम अगर अंबेडकर जी की बात करें तो यार वो बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे। मतलब वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे कि मतलब आरबीआई वगैरह का पूरा ढांचा उन्होंने ही सोचा। इतने बड़े लॉयर थे, इतने अच्छे जानकार थे लॉ के कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब उन्होंने बनाया। एक तरीके से कहते हैं कि अकेले वो जो 7 लोगों की बेंच थी उसमें अकेले उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। वो चेयरपर्सन भी थे उसके। कि वो कास्ट सिस्टम को मानते थे, मनुवाद को मानते थे कि ये सब बकवास है और ये सब कुछ एक इंसान को दूसरे इंसान के अंडर में रखने के लिए बनाया गया था कि एक इंसान सुख भोगता रहे और दूसरा इंसान हमेशा दुख। तो क्योंकि वो उन चीज़ों को सहे थे, वो बोलते थे कि यार
तुम गाय से प्यार करते हो, तुम अलग अलग जानवरों से प्यार करते हो, मगर वहीं एक इंसान से प्यार नहीं करते हो। इसलिए वो कास्ट सिस्टम के तो बिल्कुल अगेंस्ट ही जा चुके थे कि कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम ये सब बकवास है। और एक टाइम पे जो मनुस्मृति है उसे तक उन्होंने जला दिया था कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद अगर सिविलाइजेशन की बात करूं तो वो मोटिवेट करते थे कि तुम लोग एजुकेशन लो अच्छी, तुम लोग सिटीज़ में जाओ ताकि तुम्हारा ये ऊपर से ये जो कलंक है कास्ट सिस्टम का वो मिट जाए। अलग अलग अपने दूसरे टाइटल्स बना के रहो, सिटीज़ में जाके दूसरे नाम से रहो। और इसीलिए उनसे मोटिवेट होकर कई लोगों ने अर्बनाइजेशन को फॉलो किया और वो सिटीज़ में गए और अपने अलग अलग नाम से अपना कास्ट चेंज कर देते। तो कुल मिलाकर के ये भी छुआछूत के खिलाफ थे। ये जो टेंपल एंट्री बैन थी लोअर कास्ट के लिए, उसके ये खिलाफ थे। वो भी मानते थे कि हमें मिलनी चाहिए। जो पानी वगैरह नहीं मिलता था गाँव में कुओं में, वो उसके खिलाफ थे कि क्यों नहीं मिलता है, सब मिलना चाहिए। और इसी के साथ इनकी जो सोच थी, अगर मैं 2 लाइनों में बताऊं, हाँ उन्हीं 2 लाइनों में, तो जो इनकी सोच थी उनका ये था कि ये जो छोटी लाइन है और एक जो बड़ी लाइन है, तो क्यों ना इस छोटी लाइन को ही बड़ा कर दिया जाए, भले ही उसके लिए ताकत या अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, तो इन छोटी लाइन को बड़ी लाइन कर दिया जाए। तो इनकी एक तरफ सोच थी, उनकी गांधी जी की अपनी एक तरफ सोच थी। अब इस पे डिबेट हो सकता है कि कौन सी सोच ज़्यादा अच्छी थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको जो भी लगता हो। और बाकी अब मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहूँगा कि इन दोनों की पॉलिटिक्स और इन दोनों की सोच के कंटेक्स्ट में अगर आज के दौर में बात किया जाए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ के कि इनके बीच में दुश्मनी क्या थी, तो एक छोटा सा ओपिनियन अगर मैं इन दोनों के रेफरेंस में दूं तो मुझे जितना समझ में आता है कि गांधी यहाँ यूनिटी के एक तरीके से प्रतीक माने जा सकते हैं और अंबेडकर करेज टू फाइट फॉर एवरीवन, उसके एक प्रतीक माने जा सकते हैं कि हर इंसान लड़ सकता है। गांधी माने जा सकते हैं एकता के प्रतीक कि हर इंसान को एक होकर के रहना चाहिए। तो एक इन दोनों का एक अगर पॉजिटिविटी यहाँ से निकाल के देखा जाए तो ये हो सकता है। उसके बाद यार आज़ादी के बाद या 1956 में जब डेथ हुई तो बाबा साहेब की, तो उसके बाद से इन लोग के खिलाफ बहुत कुछ हुआ। मतलब इनके जो समर्थक थे एक दूसरे के खिलाफ मतलब बहुत ही बेकार चीज़ें बोलते रहते थे, हमेशा फाइट्स होती गई। कुछ तीसरी चौथी ताकतें जब निकली इन दोनों के अलावा, इन दोनों के आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स के अलावा भी, तब अब जाकर के इन्हें समझ में आया है कि गांधी और अंबेडकर को एक साथ आना पड़ेगा। और इसका मैं एग्जांपल देखता हूँ, अभी जो सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, एक ताज़ा एग्जांपल, वहाँ पर जब मैं देखता था जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था, चाहे वो कहीं भी दिल्ली में हो जाए या इलाहाबाद में हो जाए या देश के अलग अलग कोने में ले लो, मुंबई में ले लो आप, या फिर भोपाल में ले लीजिए, हैदराबाद में ले लीजिए, तमिलनाडु में ले लीजिए, तो कहीं जहाँ भी हो रहा था वहाँ गांधी और अंबेडकर की जो फोटो थी पीछे उन लोगों के, वो दोनों एक साथ से। तो ये चीज़ मुझे देख करके एक तरीके से खुशी भी हुई अंदर से कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने समझ में आने लगा है उन लोगों को कि अब हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक हमें एकता की राह सिखाता है और दूसरा फाइट करने की राह दिखाता है। तो एक तरीके से इन एक हो करके फाइट करने की अगर जो राह पे अगर हमें आना है तो इन दोनों को साथ में लेके चलना हो। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई नो बहुत दिनों में बाद ये वीडियो आई थी दोस्तों, और हम 100 मीटर का मैं स्प्रिंट रेस दौड़ने नहीं आया हूँ, मैं मैराथन दौड़ने आया हूँ यूट्यूब पे। तो हम एक फैमिली की तरफ बने रहेंगे और अब लगातार वीडियो आएगी। देखो मेरे हाथ में पेन भी है, कलम मेरी ताकत। तो मैं जा रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियोस बनाऊंगा, और भी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी शेयर करने वाला हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपकी राय हो, जो भी आपने समझा हो और कुछ छूट गया हो या फिर आप चाहते हो उस पर वीडियो बनना देखते हुए, तो उस पर कमेंट करिएगा, शेयर करिए जितना कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और जो हमारा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर का पेज है उसे फॉलो करिए, लिंक में दे रखा है मैंने सब कुछ। और इसी के साथ फिर मिलूंगा मैं अगली वीडियो में आप सभी से। नमस्कार।